हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हाउ टू इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में, यानी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। जानेंगे क्या ज़रूरत पड़ी बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने की, क्यों बैंक प्राइवेट बैंक ही सरकार ने नहीं रहने दिया, क्यों इंदिरा गांधी जी को लगा कि सरकार को बैंक का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में एक भी नेशनलाइज बैंक यानी सरकारी बैंक नहीं था जो सरकार के हाथों में हो। बस तब तक सिर्फ एक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो कि था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक था। उसके अलावा कोई भी ऐसा बैंक नहीं था जो सरकार के अपने कंट्रोल में हो। दोस्तों, हुआ ये 1947 से 1955 के बीच में लगभग 360 बैंक डूब गए। 360 बैंक डूबने का मतलब दोस्तों बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका पैसा बैंकों में था, लेकिन उस टाइम पे भी गरीब लोग अपना पैसा बैंक में नहीं रख पाते थे, क्योंकि गरीब लोग बैंकों से नहीं जुड़े होते थे। लेकिन कुछ लोग थे जो संपन्न थे, जिनके पास धन था, उन्होंने बैंकों में पैसा रखा हुआ था, उनका सबका पैसा डूब गया। बहुत सारे बैंक ऐसा करते थे, बैंक खोला भाग गए, पैसा जमा किया लोगों का भाग गए। ठीक है, उस टाइम पे क्या था, साहूकार भी अपना छोटा सा बैंक खोल लेते थे। जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा हुआ उसने बैंक खोल लिया, क्योंकि उस समय बैंकिंग नियम तो थे नहीं, कोई रेगुलेटरी बॉडी भी आरबीआई था, लेकिन उस तरह रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम नहीं कर रहा था, उसके पास शक्तियाँ नहीं थी वो सारी, ठीक है, कि बैंकों को अच्छे से कंट्रोल कर सके। तो बैंक आते थे, लोगों का पैसा लेते थे, भाग जाते थे। अब क्या हुआ, जो आम जनता थी वो बैंक से जुड़ नहीं पा रही थी। एक तो जहाँ पे वो रहते थे जगह जगह पे बैंक नहीं थे, कुछ बड़े शहरों में बैंक थे, और कुछ लोग जो खाता खुलवाना भी चाहते थे उनको बड़े शहर में जाके ही खाता खुलवाना था। दूसरी बात, लोगों का भरोसा बैंकिंग सेक्टर से एकदम हट गया था। कोई बैंक में अपना पैसा नहीं रखना चाहता था। यही मान लीजिए, क्या हम और आप, अगर हमको पता है बैंक ये भाग जाएगा, क्या वहाँ पे अपना पैसा जमा करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं करूँगा। ठीक है, तो कोई नहीं करेगा। तो इसी सब को देखते हुए 19 जुलाई 1969 यानी 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक्स जो हैं उनको नेशनलाइज कर दिया गया। ये काम किसने किया? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पेश किया जिसका नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस 1969। ठीक है, जिसको संसद से पारित करने के बाद 9 अगस्त 1969 यानी 1969 को राष्ट्रपति जी ने मंजूर कर दिया। ठीक है, इससे हुआ क्या, जो 14 बड़े बैंक थे, यानी 19 जुलाई 1969 को जो 14 बड़े बैंक थे उनको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, यानी उनको सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। ठीक है, वो प्राइवेट बैंक्स थे। इसका थोड़ा बहुत विरोध ज़रूर हुआ, लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हुए। आपको ये जान के हैरानी होगी कि उस समय इन 14 बैंकों में करीब 85% कैपिटल इन 14 बैंकों के पास था। इतना सारा पैसा इन बैंकों के पास था। ठीक है, तो ये एक गलत डिसीजन नहीं था। और इससे हुआ क्या, आपको पता है इस नेशनलाइजेशन से हुआ क्या? अब बैंकों ने क्या किया, अपने जो ब्रांचेस हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस खोलनी शुरू की। बैंक सरकार ने ज़बरदस्ती इनसे ब्रांचेस खुलवाई, गाँवों में खुलवाई, शहरों में खुलवाई, जगह जगह खुलवाई, ताकि लोग बैंक से जुड़ सकें। इससे बैंकों को भी बहुत फ़ायदा हुआ। बैंकों के पास बहुत सारा पैसा आ गया। 1994 तक 60,000 ब्रांचें पूरे देश में फैल गई, जिससे पब्लिक का भी, एक तो पब्लिक का भरोसा बढ़ा और पब्लिक ने वहाँ जाके अपना पैसा जमा किया, जिससे बैंकों के पास भी अपार पैसा आया। ठीक है, तो जानते हैं कौन से वो 14 बैंक थे जो नेशनलाइज हुए पहली बार में। तो दोस्तों, उन बैंकों का नाम है इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पीएनबी, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, ठीक है, और यूनाइटेड बैंक। ठीक है, तो ये बैंक वो थे जो 19 जुलाई 1969 को नेशनलाइज हुए हैं। इसके बाद सरकार ने, जब सरकार को लगा कि इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, लोग बैंक से जुड़ रहे हैं और बहुत सारा पैसा भी बैंकों में आ रहा है, तो सरकार ने 1980 में फिर से 6 और बैंकों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। ये 6 बैंक थे, 15 अप्रैल 1980 को ये बैंक सरकार ने किया। ये 6 बैंक थे: पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ठीक है, ओरिएंटल बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। मैं आपको बता दूं, जो 1980 में ये सारे बैंक थे, ये लगभग अब सब मर्ज हो चुके हैं। इनमें से सिर्फ एक बैंक बचा है, जो कि पंजाब एंड सिंध बैंक, जो अभी भी काम कर रहा है। बाकी सारे बैंक या तो मर्ज हो गए या तो ख़त्म हो गए। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन भी बन सकता है बैंकिंग अवेयरनेस का, कि 1980 में जब नेशनलाइजेशन हुआ तो उसमें से अभी कौन सा बैंक जो अभी भी करंटली वर्किंग कर रहा है? तो उसका आंसर है पंजाब एंड सिंध बैंक, जो कि अभी भी लगातार काम कर रहा है। अगर थोड़ा सा पहले चलें तो 1949 में आरबीआई नेशनलाइज हुआ। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया और उसका नाम बदल के हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अभी सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। ठीक है, एक और मैं आपको एक अच्छी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। 1971 में जो हम लोग एसबीआई का लोगो देखते हैं ना हर जगह, वो 1971 में एसबीआई को मिला। उससे पहले एसबीआई का लोगो डिफरेंट था। 1971 में एसबीआई का अपना लोगो मिला।
दोस्तों, बैंक के सरकारीकरण से जो फ़ायदा हुआ वो तो बहुत सारे हुए। बैंकों ने ब्रांचेस खोली, बैंकों के पास रिकॉर्ड पैसा आया, ठीक है, सब तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंची, लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप हुआ। पर इसके साथ कुछ कुछ नुकसान भी हुए। नुकसान ये हुआ दोस्तों, ऐसा माना जाने लगा कि जो मैनेजमेंट है इन सरकारी बैंकों में वो उतना सक्षम नहीं है। बैंकों में एनपीए बढ़ने लगा, ठीक है, अब सरकार टारगेट देने लगी कि इतने कृषि लोन देने हैं, ये देने हैं, तो बैंकों ने भी अंधाधुंध खूब लोन बांटा, बिना ये देखे कि आदमी ये वापस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। इससे काफ़ी सरकार को नुकसान हुआ और बहुत सारा सरकारी पैसा डूब भी गया। लेकिन फिर भी दोस्तों, ये सरकारी बैंकों ने अच्छे से सेवा की और अभी तक एकदम निरंतर सेवा करते जा रहे हैं, बिना ये सोचे कि उनको मुनाफा होगा या नहीं होगा। आप खुद से सोचिए, क्या एक गरीब आदमी आज एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक का दरवाज़ा जाके खोल सकता है और वहाँ एकदम अच्छे से कह सकता है कि अपना अकाउंट खुलवाना है? जी नहीं। वो व्यक्ति आज भी सरकारी बैंक में ही भरोसा रखता है, सरकारी बैंक ही जाता है और उस बैंक में दरवाज़ा खोल के ये भी कह सकता है कि मुझे मेरा खाता इस बैंक में खुलवाना है, और पूरे हक से कह सकता है और उसका खाता खुलता भी है। तो ये सारी सुविधाएं जो आज भी सरकारी बैंक दे रहे हैं वो प्राइवेट बैंक शायद ही दे पाएँ, क्योंकि प्राइवेट बैंक का पहला मोटो होता है प्रॉफिट और सरकारी बैंकों का पहला मोटो होता है आम जन की हेल्प करना, मदद करना, सबको बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।